नमस्कार। रियल एनालिसिस की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। सीक्वेंस की थ्योरम्स हम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम ये थ्योरम ले रहे हैं। दो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हैं और जिनकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं। सीक्वेंस एक्स एन एल को कन्वर्ज होता है और सीक्वेंस वाई एन एल डैश को कन्वर्ज होता है। तब हमें प्रूव करना है कि इन सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से बनने वाली सीक्वेंसेस इन लिमिट्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को कन्वर्ज होती हैं। यानी पहले तो हम ये देख लें कि दो सीक्वेंस के जोड़ने या घटाने से अगली सीक्वेंस कैसे बनेगी। जैसे x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस xn है एंड y1, y2, y3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस yn है। इनको ऐड कर दें तो एक तीसरी सीक्वेंस बन जाएगी। करस्पॉन्डिंग पदों को ऐड कर दें। x1 प्लस y1 इसका पहला पद हो जाएगा। दोनों के सेकंड टर्म्स का योग x2 प्लस y2 दूसरा हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से इनके अंतर से बनने वाला सीक्वेंस हो जाएगा x1 माइनस y1, दोनों के सेकंड पदों का डिफरेंस x2 माइनस y2 सेकंड टर्म बन जाएगी। थर्ड टर्म इसी तरह से बन जाएगी एंड सो ऑन। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पदों के मल्टीप्लिकेशन से जो सीक्वेंस बनेगा उसका पहला पद हो जाएगा x1 इंटू y1, दूसरा पद हो जाएगा x2 इंटू y2 एंड सो ऑन। और इनके डिवीजन से जो सीक्वेंस बनेगी उसका पहला पद होगा x1 अपॉन y1, दूसरा पद होगा x2 अपॉन y2 एंड सो ऑन। तो अगर ये सीक्वेंस L को कन्वर्ज होता है और ये सीक्वेंस L डैश को कन्वर्ज होता है तो हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस L प्लस L डैश को कन्वर्ज होगा, ये सीक्वेंस L माइनस L डैश को कन्वर्ज होगा, ये सीक्वेंस L L डैश को कन्वर्ज होगा और ये सीक्वेंस L अपॉन L डैश को कन्वर्ज होगा। ये तो है थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसके प्रूफ पर आएँ तो एक फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ले रहे हैं। पहले इसमें हमने योग और अंतर दोनों मिला दिए हैं। xn प्लस yn l प्लस l डैश को कन्वर्ज होगा और xn माइनस yn वाला सीक्वेंस l माइनस l डैश को कन्वर्ज होगा। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए हमने एक स्विच एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ले लिया। सीक्वेंस xn l को कन्वर्ज होता है, ये दे रखा है। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं कि सीक्वेंस xn की लिमिट l है, यानी लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इन्फिनिटी बराबर l। तो सीक्वेंस xn l को कन्वर्ज होता है। तो जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी हमें लिमिट पता है तो उसकी परिभाषा लिखते समय हम कोई भी धनात्मक संख्या ले सकते हैं। सेलेक्टेड एप्सिलॉन या सेलेक्टेड पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी या स्वेच्छ ज़रूरी नहीं है। आर्बिट्रेरी या स्वेच्छ तब ज़रूरी है जब हमें प्रूव करना हो कि इस सीक्वेंस की ये लिमिट है, और जब हमें यूज़ करना होता है कि इस सीक्वेंस की ये लिमिट है तब हम कोई भी सेलेक्टेड एप्सिलॉन ले लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन तो स्वेच्छ है, आर्बिट्रेरी है, इसका आधा भी धनात्मक संख्या होगी। तो इस धनात्मक संख्या के संगत एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n1 ऐसी विद्यमान होगी कि सीक्वेंस के nवें पद और सीमा l का डिफरेंस इस धनात्मक संख्या से छोटा होगा, n के उन सब मानों के लिए जो इस निश्चित प्राकृतिक संख्या से बड़े हैं। तो ये सिंपली पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन बाई 2 लेकर सीक्वेंस xn के l को कन्वर्ज होने की डेफिनेशन लिखी है। और सिमिलरली सीक्वेंस yn l डैश को कन्वर्ज होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दी। सीक्वेंस yn की लिमिट l डैश है, उस बात को सांकेतिक तौर पे हम ऐसे लिख दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ yn बराबर l डैश। और फिर yn की सीमा l डैश है, उसकी परिभाषा एप्सिलॉन बाई 2 धनात्मक संख्या लेकर हम ऐसे लिखेंगे कि इस धनात्मक संख्या के संगत कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर n2 ऐसा विद्यमान होगा कि nवें पद और सीमा का अंतर उस धनात्मक संख्या से छोटा होगा विद दिस कंडीशन। तो यहाँ तक तो हमने xn l को और yn l डैश को कन्वर्ज होता है उसकी डेफिनेशंस लिख दी। अब हम इन दोनों इनिक्वलिटीज़ को ऐड कर दें। क्यों कर रहे हैं ऐसा?
हम अगर टारगेट पहले देख लें तो जैसे योग वाला जो सीक्वेंस है उसकी सीमा L प्लस एल डैश है। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि योग वाले सीक्वेंस का nवां पद यानी xn प्लस yn और जितना उसकी सीमा प्रूव करनी है L प्लस एल डैश, ये डिफरेंस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध होना चाहिए n के किसी फिक्स नेचुरल नंबर से बड़े मानों के लिए। ये स्टेप आएगा तो सिद्ध होगा कि xn प्लस yn सीक्वेंस L प्लस एल डैश को कन्वर्ज होता है। और सिमिलरली फिर माइनस के लिए करें। ये स्टेप लाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो पहले जो गिवन था उससे हमने दो इनइक्वलिटीज़ बना ली और अब इन दोनों को ऐड कर दिया। दोनों इनइक्वलिटीज़ की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड कर दी। तो वैलिडिटी कंडीशन बदल दी है क्योंकि ये वाली इनइक्वलिटी n के n1 से बड़े मानों के लिए सत्य है और ये वाली इनइक्वलिटी n के n2 से बड़े मानों के लिए सत्य है। तो n1 और n2 का मैक्सिमम जो भी नंबर हो वह n0 मान लिया। तो फिर n के n0 से बड़े मानों के लिए दोनों सत्य हो जाएंगी और दोनों सत्य हो जाएंगी तो दोनों का योग भी सत्य हो जाएगा। ये हमने बहुत बार किया है। जब भी दो तीन इनइक्वलिटीज़ एक जगह काम में लेनी होती हैं तो उनकी वैलिडिटी कंडीशन सेम करने के लिए जो n0 n1 n2 जो होते हैं उनका मैक्सिमम ले लेते हैं। तो ये योग करने पर आ गया। इन लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मॉड्स हैं दोनों को एक ही मॉड में लिखते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग मॉड के योग से एक ही मॉड में दोनों के योग का मॉड या दोनों के अंतर का मॉड कम या बराबर होता है अलग अलग मॉड में। तो इन दोनों राशियों को एक ही मॉड में लिख दिया, प्लस और माइनस दोनों में ही लिख दिया। प्लस हो चाहे माइनस हो, ये एक ही मॉड में जब टर्म लिख दिए तो ये अलग अलग मॉड वाली टर्म से कम या बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह उससे और छोटा या बराबर मान लिख दिया है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड से छोटी है तो ये तो और भी छोटी होगी। इधर ये ε/2 और ε/2 जोड़ के एप्सिलॉन लिख दिया है और कंडीशन सेम होगी। ये स्टेप आने के बाद मॉड के अंदर xn और उसके साथ प्लस माइनस yn ले लिया। ये माइनस एल और माइनस एल डैश और इसके साथ प्लस माइनस लग रहा है। इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो एल और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस एल डैश। ये जो स्टेप आ गया इससे ये सिद्ध हो गया कि वो सीक्वेंस जिसका nवां पद ये है वो इस सीमा को कन्वर्ज होता है। यानी सीक्वेंस xn प्लस माइनस yn कन्वर्जेस टू l प्लस माइनस एल डैश, इसको अभिसरित होता है। और इसी बात को सांकेतिक तौर पे लिखें तो इस सीक्वेंस की सीमा l प्लस एल डैश है। लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू l प्लस एल डैश। और l क्या था? सीक्वेंस लिमिट ऑफ xn। तो l की जगह लिमिट ऑफ xn रख दें और l डैश की जगह लिमिट ऑफ yn रख दें। तो अगर हम ऐसे भी देखें कि हमने क्या प्रूव कर लिया है तो दो पदों के योग पर सीमा लग रही है, दोनों पे अलग अलग लग जाती है, या अंतर पे सीमा लग रही है तो दोनों पे अलग अलग लग जाती है। ये बात जो प्रूव हुई है उसको इस रूप में भी याद रखें। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, योग और अंतर वाली थ्योरम एक साथ कर दी हमने योग और अंतर लेकर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस xn इंटू yn है उसकी लिमिट एल डैश होगी, ये वाली। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि nवां पद यानी xn इंटू yn और जितना उसकी सीमा प्रूव करनी है एल डैश, इस मॉड को स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना होगा। तब सिद्ध होगा कि xn yn वाला सीक्वेंस एल डैश को कन्वर्ज होता है। ये स्टेप लाने के लिए शुरू ही हम यहीं से कर रहे हैं। जो स्टेप है इस पूरी टर्म को स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना है, तो वो बाद में करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा रूप बदल रहे हैं ताकि इसको स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध किया जा सके। तो मॉड है फर्स्ट टर्म एज इट इज़, यहाँ एक टर्म घटा के वही टर्म जोड़ दी और ये सेकंड टर्म अपनी जगह, बीच में एक पद घटा के वही पद जोड़ दिया है। वो क्यों किया है? वो एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट क्यों किया है वो समझ में आ जाएगा आगे। तो पहले आप ये देखें कि ये करना सही है कि नहीं। तो ये टर्म इक्वल होंगी क्योंकि एक टर्म घटा के वही टर्म जोड़ दी है, कैंसिल हो रहे हैं और ये वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। फर्स्ट टू टर्म्स में से xn कॉमन ले लें तो yn माइनस एल डैश आ जाएगा और लास्ट के दो पदों में से एल डैश कॉमन ले लें तो xn माइनस एल आ जाएगा। ये पूरा एक ही मॉड में लिखा हुआ है तो इसको अलग अलग मॉड में कर दें, इतने का मॉड अलग और इतना का मॉड अलग, तो ये पद पिछले पद से बड़ा या बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि
दो पदों के योग के मॉड से बड़ा या बराबर होता है उनके अलग अलग मॉड का योग। फिर ये दो पदों का गुणनफल है xn इंटू वाई एन माइनस एल डैश। गुणनफल में इन दोनों पर अलग अलग मॉड लगा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पद के ये पद बराबर ही रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पे गुणनफल में अलग अलग मॉड कर दिया, क्योंकि गुणनफल में थ्योरम ये है कि दो रियल नंबर्स के गुणनफल का मॉड और उनके अलग अलग मॉड का गुणनफल बराबर होता है। तो ये पद इसके बराबर होगा, इस वाले के ये बराबर होगा, मूल वाले से तो ये बड़ा या बराबर ही होगा। तो अब हम यहाँ तक आ गए कि ये जो टर्म थी जो कि हमें स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करनी थी, इसको हमने इतना इससे बड़ा या बराबर पद ये प्राप्त कर लिया है। और ये क्यों प्राप्त कर लिया और इस रूप में क्यों किया है वो समझ में आ रहा होगा कि एक्स एन के साथ एल और वाई एन के साथ एल डैश आ गए इस तरह से करने पर। और इनकी वैल्यूज़ हम एक्स एन की सीमा एल है और वाई एन की सीमा एल डैश है, वहाँ से ला सकते हैं। तो फिलहाल हमने इस पद से बड़ा या बराबर ये है और इसको इनिक्विटी नंबर 3 नाम दे के रोक दिया। अब हम जो उपलब्ध है उसका उपयोग कर रहे हैं। सीक्वेंस एक्स एन और सीक्वेंस वाई एन क्रमशः एल और एल डैश को अभिसरित हैं, ये हमें दे रखा है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी परिभाषा लिखते समय कोई भी धनात्मक संख्या ली जा सकती थी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0। ये एप्सिलॉन 1 स्वेच्छ नहीं है, इसका हम चयन करेंगे, लेकिन ये कितना लिया जाना चाहिए था इस जगह पर वो हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल हमने एप्सिलॉन 1 कोई भी धनात्मक संख्या ले ली है और ये कितनी लिए जानी है ये हम बाद में तय करेंगे। यानी ये स्वेच्छ नहीं है, सेलेक्टेड है, इसका सिलेक्शन करेंगे लेकिन बाद में। तो जो भी धनात्मक संख्या हम ले लें उसके संगत कोई दो निश्चित प्राकृतिक संख्याएं n1 और n2 ऐसी विद्यमान होंगी। xn की सीमा l है, उससे तो xn माइनस l का मॉड इस एप्सिलॉन 1 से छोटा होगा n के n1 से बड़े मानों के लिए, और yn की सीमा l डैश है, इसलिए yn माइनस l डैश का मॉड एप्सिलॉन 2 से छोटा होगा, एप्सिलॉन 1 से ही छोटा होगा। इसको सही कर लें, ये भी एप्सिलॉन 1 ही है। ये अलग अलग बोलूँ तो इस तरह से है, xn की सीमा l है, अतः एप्सिलॉन 1 के संगत n1 ऐसा विद्यमान होगा कि मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1 एंड yn की सीमा l डैश है, इसलिए इसी एप्सिलॉन 1 के संगत एक n2 ऐसा विद्यमान होगा कि yn माइनस l डैश का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2। तो ये दो इनिक्वलिटीज़ हमने यहाँ बना ली। इनका यहाँ से हम रिप्लेसमेंट यहाँ इनिक्वलिटी नंबर 3 में करेंगे। यहाँ वाई एन माइनस एल डैश का मॉड की जगह इससे बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे इनिक्वलिटी नंबर 5 से, और यहाँ एक्स एन माइनस एल की जगह एक्स एन माइनस एल के मॉड की जगह इससे बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे इनिक्वलिटी नंबर 4 से। तो इस पद से भी बड़ा पद प्राप्त होगा, इसलिए हमने ये ज्ञात करके रखा है। लेकिन हमें एक और आवश्यकता रहेगी, ये जो क्योंकि ये मॉड एल डैश तो एक कांस्टेंट हो गया, ये मॉड एक्स एन है, इसकी जगह भी हम इससे बड़ा या बराबर कांस्टेंट वैल्यू लाना चाहते हैं। तो इसके लिए मॉड ऑफ एक्स एन की सीमा एल है, इसकी परिभाषा एक बार और ले रहे हैं, इस बार धनात्मक संख्या 1 लेकर ले रहे हैं। पहले एप्सिलॉन 1 लेकर लिखी थी, कितनी भी बार लिख सकते हैं ये डेफिनेशन, और कोई भी धनात्मक संख्या ले सकते हैं। हर धनात्मक संख्या के संगत कोई ना कोई निश्चित प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने जो धनात्मक संख्या ली है वो सेलेक्टेड ली है 1 ही क्यों लिया, इसका कोई कारण नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है कि 1 ही लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कोई भी ले लें। तो क्योंकि सीक्वेंस एक्स एन एल को अभिसरित है, इसलिए 1 जो कि धनात्मक संख्या है के संगत एक नेचुरल नंबर n3 ऐसा विद्यमान होगा कि सीक्वेंस के nवें पद और सीमा के अंतर का ये मॉड इस धनात्मक संख्या 1 से छोटा होगा n के n3 से बड़े मानों के लिए। इसको अलग अलग मॉड के डिफरेंस में कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह और छोटा या बराबर माना जाएगा। ये हम जानते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b कम या बराबर होता है मॉड ऑफ a माइनस b से। तो इस टर्म की जगह इससे और छोटा या बराबर मान रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद मॉड एल को राइट साइड में ले लेंगे तो 1 प्लस मॉड एल आ जाएगा, कंडीशन सेम चलेगी। इनिक्वलिटी नंबर 6। अब 3 इनिक्वलिटीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, इनिक्वलिटी 4, 5 और 6, और तीनों की वैलिडिटी कंडीशंस अलग अलग हैं। ये n के n1 से बड़े मानों के लिए सत्य है, ये वाली इनिक्वलिटी n के n2 से बड़े मानों के लिए सत्य है, और ये वाली इनिक्वलिटी n के n3 से बड़े मानों के लिए सत्य है। और तीनों इनिक्वलिटीज़ को एक ही जगह काम में लेना पड़ेगा, तो इनकी वैलिडिटी कंडीशन कॉमन करने के लिए
ये जो n1 n2 n3 हैं इनका मैक्सिमम ले लिया, यानी कि इनमें से जो भी सबसे बड़ा हो उसको नया नाम दे दिया n0, माना मैक्सिमम ऑफ n1 n2 एंड n3 इज इक्वल टू n0। तब इनिक्विटीज़ 6, 5 और 4 का प्रयोग 3 में करने पर क्या करेंगे हम 3 में, इनिक्वलिटी नंबर 3 जो है वो यहाँ पर है, इसमें मॉड xn की जगह तो उससे बड़ा मान 1 प्लस मॉड l रख देंगे इनिक्वलिटी नंबर 6 से, ये वाला मान, और मॉड ऑफ वाई एन माइनस एल डैश इसकी जगह इनिक्वलिटी नंबर 5 से बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे। मॉड एल डैश एज इट इज़ रहेगा और मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल की जगह इससे बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे इनिक्वलिटी 4 से। तो ये जो इनिक्वलिटी 3 है वो चेंज होकर इस रूप में बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एल एल डैश, उससे बड़ा मान, तो ये जो 1 प्लस मॉड एल ये हमने मॉड एक्स एन की जगह उससे बड़ा मान रख दिया है, ये मॉड ऑफ वाई एन माइनस एल डैश की जगह उससे बड़ा मान रख दिया है, ये अपनी जगह है, और ये मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल की जगह उससे बड़ा मान रख दिया है। तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड से अब कन्फर्मली बड़ी ही हो जाएगी। और तीनों इनिक्वलिटीज़ काम में लिए तो इस बात के सत्य होने के लिए कॉमन वैलिडिटी कंडीशन हो जाएगी जब n n0 से बड़ा हो, जहाँ n0 n1 n2 और n3 का मैक्सिमम है। इन दोनों में से एप्सिलॉन 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड एल प्लस मॉड एल डैश और एप्सिलॉन 1 कॉमन, कंडीशन वही रहेगी। इसको हम कहें इनिक्वलिटी नंबर 7। अब जो बात आती है, ये एप्सिलॉन 1 हमने कहा था शुरू में कि ये स्वेच्छ नहीं है, इसका हम चयन करेंगे बाद में कि ये कितना लिया जाना चाहिए था, वो अब उसका चयन अब कर रहे हैं। अब हमने लिया है स्वेच्छ एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन स्वेच्छ है, इसका चयन नहीं कर रहे, ये जितना है उतना है। इस एप्सिलॉन के संगत इस वाले एप्सिलॉन 1 का चयन इस प्रकार करें कि ये पूरी टर्म स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, और ये चयन हमेशा संभव होगा क्योंकि ये 1 प्लस मॉडल प्लस मॉडल डैश तो एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, एक निश्चित वैल्यू है इसकी, इनटू एप्सिलॉन 1। तो एप्सिलॉन 1 का मान कम करते करते इतना कम ले लें, लेकिन लाइन धनात्मक ही, कि ये पूरी राशि इस एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। ये स्वेच्छ है, ये जितना भी है उतना है, इसके अनुसार एप्सिलॉन 1 इतना कम ले लें ताकि ये पूरी राशि इस एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। तो इस तरह से एप्सिलॉन स्वेच्छ है और एप्सिलॉन 1 को हमने चयन किया है और चयन का आधार ये रखा है जैसी कि आवश्यकता थी। इसको हमने कहा इनिक्वलिटी नंबर 8। जैसे कि 1 प्लस मॉडल डैश का मान एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर होगा, उदाहरण के लिए इसका मान होता 20, तो ये टर्म हो जाती 20 एप्सिलॉन 1, और इससे छोटा करना है हमें, जो भी हम एप्सिलॉन ले लें उससे। मान लो एप्सिलॉन का मान हमने लिया होता 0.1, तो अब इस एप्सिलॉन 1 का मान इतना छोटा ले सकते हैं ताकि ये वैल्यू 0.1 से कम हो जाए। जैसे 1/200 अगर लेते तो ये 0.1 ही हो जाएगा। 1/200 की जगह 1/201 ले लें, जैसे एप्सिलॉन 1 का मान ले लें 1/201, तो ये टर्म हो जाएगी 20/201, और तब ये 0.1 से छोटी होगी। तो ये हमेशा संभव है क्योंकि ये तो अचर गुणांक है, और इस एप्सिलॉन 1 का मान धनात्मक रखते हुए जितना छोटा कर देंगे ये वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो जो भी स्वेच्छ एप्सिलॉन हो उससे छोटी हो जाएगी, ऐसा एप्सिलॉन 1 का मान हमेशा मौजूद होगा। तो इस तरह से हमने एप्सिलॉन 1 का चयन किया है, ना कि एप्सिलॉन का। ये एप्सिलॉन स्वेच्छ है, इसको इनिक्वलिटी नंबर 8 मान लिया। 7 और 8 से संक्रामक नियम जैसा कि लग रहा है, इस मॉड से ये राशि बड़ी है और इस राशि से एप्सिलॉन बड़ा है, तो डायरेक्टली इस मॉड से एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा। तो 7 और 8 से आ गया मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एल एल डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। और इसका मतलब है कि ये अनुक्रम इस सीमा को अभिसरित होता है, यानी सीक्वेंस एक्स एन इंटू वाई एन एल एल डैश को अभिसरित होता है। और इस बात को लिमिट के संकेत में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन वाई एन बराबर एल एल डैश, और एल का मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन, और एल डैश की जगह एल डैश का मान रख दें तो लिमिट ऑफ वाई एन। तो अगर फर्स्ट और लास्ट स्टेप डायरेक्ट देखें तो इससे हमें ये भी सिद्ध हो रहा है कि दो पदों के गुणनफल की सीमा बराबर दोनों की अलग अलग सीमाओं का गुणनफल। तो हम बहुत बार डायनेमिक्स में और डिफरेंशियल इक्वेशन में और डिफरेंशियल कैलकुलस में इन सब का उपयोग करते हैं। गुणनफल पर लिमिट लगी होती है तो दोनों पे अलग अलग लगा देते हैं, उसका ये प्रूफ है।
तो ये गुणनफल वाली थ्योरम हो गई। और ठीक इसी प्रकार से इससे थोड़ी सी ज़्यादा भागफल वाली थ्योरम का प्रूफ होगा। इसमें हमें एक्स एन बटे वाई एन वाले अनुक्रम की सीमा एल बटे एल डैश सिद्ध करनी है। तो इस मॉड को स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना होगा। इस लास्ट वाले पार्ट में पर्टिकुलरली ये दिया हुआ है कि जो एल डैश है वो शून्य नहीं है, और जब एल डैश शून्य नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एल डैश चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एल डैश का मॉड पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ एल डैश यहाँ पॉजिटिव राशि है। अब हम बात करें कि एक्स एन बटे वाई एन की सीमा एल बटे एल डैश प्रूव करनी है, तो हमें ये मॉड स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना होगा। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट की तरीके से इस मॉड को स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करने के लिए पहले इसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी, इसका रूप बदलना पड़ेगा। तो क्या क्या कैलकुलेशन है वो समझें इसमें। पहले तो एलसीएम ले लिया है, एल डैश इंटू वाई एन एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर एल डैश एक्स एन माइनस एल वाई एन आ जाएगी। फिर अंश का मॉड अलग कर दिया और हर का मॉड अलग कर दिया। अंश और हर में मॉड अलग अलग कर देने पर इक्वल रहती है बात, और गुणनफल में भी मॉड अलग अलग कर देने पर बात इक्वल ही रहती है। तो अंश वाली राशि का मॉड अलग और हर वाली राशि का मॉड अलग, और हर वाली राशि में भी इन दोनों का गुणनफल है, तो दोनों पे भी अलग अलग मॉड कर दिया है। और अंश वाली राशि में अलग अलग मॉड तो किया ही, और उसमें एक काम और कर दिया, यानी अंश वाली राशि का मॉड अलग किया और उसमें एक काम और कर दिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये टर्म घटाई और यही जोड़ दी, और ये वाला पद अपनी जगह। तो ये जितने भी चेंजेस किए हैं इस स्टेप के, ये स्टेप एग्जैक्टली इक्वल होगा। इसके बाद फर्स्ट टू में से एल डैश कॉमन और लास्ट के दो में से एल कॉमन लेंगे तो बनेगा एल डैश माइनस वाई एन। तो माइनस एल कॉमन ले लें तो बनेगा वाई एन माइनस एल डैश। फिर इन दोनों पदों के अलग अलग मॉड का योग लिख दें तो इससे बड़ा या बराबर पद आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का मॉड अलग और सेकंड टर्म का मॉड अलग, प्लस किया, यहाँ तो अंतर था, तो इससे बड़ा या बराबर पद आ जाएगा। और इसमें से भी जो फर्स्ट टर्म का मॉड करना था उसमें भी गुणनफल वाले दो पदों का मॉड अलग अलग कर दिया। एल डैश का मॉड अलग इंटू एक्स एन माइनस एल का मॉड अलग, इसमें भी एल का मॉड अलग और वाई एन माइनस एल डैश का मॉड अलग, और नीचे एज इट इज़। तो इससे ये पद पिछले पद से बड़ा या बराबर हो। बड़ा या बराबर इस वजह से हो गया कि ये दो पदों के डिफरेंस के मॉड की जगह मैंने उनके अलग अलग मॉड का योग लिख दिया है। ए माइनस बी के मॉड से बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, प्लस कर दिया, माइनस करते तो छोटा या बराबर हो जाता। तो ये स्टेप लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेप से बड़ा या बराबर है। इसको इनइक्वलिटी नंबर 8 कह के अभी रोकें, और अब इन पदों के रिप्लेसमेंट्स प्राप्त करेंगे पहले, फिर इसमें रखेंगे पिछले पार्ट की तरीके से। तो पहले एक्स एन और वाई एन की सीमा एल और एल डैश है, तो किसी भी एप्सिलॉन 1 के लिए n1 n2 ऐसे विद्यमान होंगे कि एक्स एन माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन 1 से छोटा इस कंडीशन पर, और वाई एन माइनस एल डैश का मॉड एप्सिलॉन 1 से छोटा इस कंडीशन पर। ये तो जैसे पिछली बार किया था वैसा ही किया है। और ये एप्सिलॉन 1 दोबारा बोलें तो स्वेच्छ नहीं है, सेलेक्टेड है। इसका सिलेक्शन करना है, बाद में करना है। जो हम स्वेच्छ एप्सिलॉन लेंगे उसके संगत इसका चयन करना है। फिलहाल ये एप्सिलॉन 1 ले लिया। तो एक्स एन की सीमा एल है उसकी डेफिनेशन लिख दी, और वाई एन की सीमा एल डैश है उसकी डेफिनेशन लिख दी। ये रिप्लेसमेंट्स यहाँ काम आएंगे। इसके बाद नीचे जो मॉड वाई एन है उसका भी हमें रिप्लेसमेंट लाना होगा एक कांस्टेंट। पिछली बार मॉड एक्स एन, इससे पहले वाले पार्ट में मॉड एक्स एन ऊपर था तो उससे बड़ा पद हमने 1 प्लस मॉड एल प्राप्त किया था। इस बार मॉड वाई एन नीचे है, हर में है, तो हर में इस कांस्टेंट टर्म की जगह इससे छोटा कांस्टेंट पद लाना चाहेंगे ताकि ये वैल्यू और बढ़ जाए। हर में जब हम कमी करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मॉड सीक्वेंस वाई एन की सीमा एल डैश है, इसकी परिभाषा एक बार फिर लिख रहे हैं। और इस बार जो धनात्मक संख्या ले रहे हैं, कोई भी धनात्मक संख्या ली जा सकती थी, जैसे 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे अगर उससे काम चले तो। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता इस बात की रहेगी कि यहाँ जो हम सीक्वेंस वाई एन के एल डैश को अभिसरित होने की परिभाषा लिखने जा रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव नंबर लिया जाता है वो पॉजिटिव नंबर ये वाला लें, मॉड एल डैश अपॉन 2। क्योंकि यहाँ एल डैश शून्य नहीं है इसलिए मॉड एल डैश पॉजिटिव होगा, तो मॉड एल डैश अपॉन 2 भी पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव संख्या के संगत भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा कि सीक्वेंस का nवां पद और सीमा के अंतर का ये मॉड इस पॉजिटिव संख्या से छोटा होगा n के उन मानों के लिए जो n3 से बड़े हैं। फिर इसमें क्या चेंजेस किए हैं वो देखें। वाई एन माइनस एल डैश के मॉड की जगह एल डैश माइनस वाई एन लिख दिया है, क्योंकि ए माइनस बी का मॉड और बी माइनस ए का मॉड बराबर होते हैं। तो मॉड के अंदर
एक्सचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एल डैश को इधर और वाई एन को इधर कर दिया, तो ये स्टेप एज इट इज़ रहेगा, कंडीशन भी सेम रहेगी। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के स्थान पर उससे भी छोटा या बराबर पद रख दें, अलग अलग मॉड का डिफरेंस। इसके बाद मॉड वाई एन को दाईं तरफ और मॉड ऑफ एल डैश अपॉन 2 को बाईं तरफ ले लें, तो ये इक्वलिटी हो जाएगी मॉड एल डैश, और ये राइट हैंड साइड से आ गया मॉड एल डैश अपॉन 2, और लेफ्ट हैंड साइड का मॉड वाई एन राइट हैंड साइड में चला गया। मॉड एल डैश माइनस मॉड एल डैश अपॉन 2 बराबर हो जाएगा मॉड एल डैश अपॉन 2, और ये टर्म मॉड वाई एन से छोटी होगी, कंडीशन सेम रहेगी। तो ये जो हमें आवश्यकता थी कि मॉड वाई एन की जगह उससे छोटा अचर धनात्मक मान लाना है, तो वो ये आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ धनात्मक संख्या मॉड एल डैश अपॉन 2 ही क्यों ली। मॉड एल डैश अपॉन 2 ही लेना तो आवश्यक नहीं था, लेकिन इतना लेना पड़ता कि ये जो राशि है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाए। जैसे हम मान लो मैं के ले लेता तो मॉड एल डैश माइनस के आती, तो वो पॉजिटिव है कि नहीं ये कन्फर्म नहीं होता, तो दिस माइनस दिस, ये टर्म पॉजिटिव आए इसके लिए ये जो टर्म ली है वो इस मॉड एल डैश से छोटी ली है, और मॉड एल डैश से छोटा लेना है तो सबसे अच्छा है कि उसका आधा ले लो, नहीं तो हम बटे 3 मॉड एल डैश बटे 5 ऐसा भी कुछ ले सकते थे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसलिए लिया था ताकि यहाँ जो ये टर्म बने वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाए, क्योंकि मॉड वाई एन से छोटा पॉजिटिव नंबर वहाँ रिप्लेस करना है। इसको इनिक्वलिटी नंबर 11 बोल दिया। अब ये जो इनिक्वलिटीज़ हैं 9 है, 10 है, 11 है, इन सब की वैलिडिटी कंडीशन N1, N2, N3 पर आधारित है, और उनको सेम करने के कॉमन करने के लिए उनका मैक्सिमम ले लेंगे N0, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है N0 बराबर मैक्सिमम ऑफ N1, N2, N3। अब हम क्या करें, इनिक्वलिटी 9, 10 और 11 का यूज़ इनिक्वलिटी नंबर 8 में करें। तो इनिक्वलिटी 8 की लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, और राइट हैंड साइड और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, मॉड एल डैश को एज इट इज़ रखेंगे, मॉड एक्स एन माइनस एल की जगह इससे बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे, मॉड एल अपनी जगह, मॉड वाई एन माइनस एल डैश की जगह इससे बड़ा मान एप्सिलॉन 1 रख देंगे, नीचे मॉड एल डैश अपनी जगह, और मॉड वाई एन की जगह इससे छोटा मान मॉड एल डैश अपॉन 2 रख देंगे। ये एप्सिलॉन 1 रिप्लेस हो गया, ये एप्सिलॉन 1 रिप्लेस हो गया, ये एज इट इज़, ये इनटू है, गुना है, इनटू मॉड एल डैश एज इट इज़, और ये मॉड वाई एन की जगह उससे छोटा मान रख दिया है, तो हर में छोटा मान रखने से भी पद बढ़ेगा, और ऊपर तो बड़े मान रखें तो लेफ्ट हैंड साइड से ये टर्म बड़ी हो जाएगी। इसमें मॉड एल डैश इंटू मॉड एल डैश तो हो जाएगा मॉड एल डैश का स्क्वायर, 2 जो है वो ऊपर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है ही, और ऊपर से एप्सिलॉन 1 कॉमन ले लिया, तो ये टर्म इस तरह की आ गई, ये पूरा एक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन 1। अब जो स्वेच्छ एप्सिलॉन है उसके संगत ये वाला एप्सिलॉन 1 इतना कम चुन लें कि ये टोटल टर्म उस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, तब इस इनिक्वलिटी को देखें और इसको देखें, ये मॉड इस एप्सिलॉन वाले पद से छोटा है और ये एप्सिलॉन वाला पद एप्सिलॉन से छोटा है, तो डायरेक्टली ये मॉड एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो संक्रामक नियम या ट्रांजिटिव लॉ से इनिक्वलिटी नंबर 12 और 13 से ये सिद्ध हो जाता है कि दिस मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन N0, और इसका मतलब है कि ये वाला सीक्वेंस इस वाली सीमा को कन्वर्ज होता है। सीक्वेंस xn अपॉन वाई एन कन्वर्जेस टू L अपॉन L डैश, और इसी बात को लिमिट वाले नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn अपॉन वाई एन बराबर L अपॉन L डैश, और L का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ xn, और L डैश का मतलब है लिमिट ऑफ वाई एन। तो फर्स्ट और थर्ड सीधे देखें तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि अंश बटे हर पर सीमा लगी हो तो अंश पे अलग लग जाती है और हर पे अलग लग जाती है। तो ये 2 सीक्वेंसेस के जोड़ बाकी गुणा भाग से बनने वाली नई सीक्वेंसेस की सीमाओं पर आधारित थ्योरम थी। इस थ्योरम में बल्कि इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।